फलस्तीन और इजराइल की जंग अब बेहद क्रिटिकल मोड पर पहुंच गई है। एक तरफ यूनाइटेड नेशंस ने आर्टिकल 99 लागू किया है, तो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी और सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में क्या होगी यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ इजराइल अब टनल्स में घुसने की कोशिश कर रहा है और यह टनल्स उसके अपने सैनिकों की कब्रगाह बन सकती हैं। इन सब के बीच में और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं और भी बहुत सारी खबरें हैं। अगले 20 मिनट में यह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, देखिए यह पूरा वीडियो। नमस्कार, टीसीएच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इजराइल और फलस्तीन के युद्ध की कुछ नई अपडेट्स के साथ जो सबसे बड़ी खबर मेरे पास है, और मेरे पास नहीं है, ये अब सारे लोगों के पास पहुंच चुकी है, ये खबर अब आम हो चुकी है। वो ये है कि यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, उन्होंने एक अद्भुत कदम लिया है जो पूरे यूएन के इतिहास में इसके पहले बहुत कम लिया गया है। उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 99 का उपयोग किया है। अब यह आर्टिकल 99 क्या है? आर्टिकल 99 कहता है कि अगर स्थितियां ऐसी हों जहां ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज्यादा हो रहा हो, जहां युद्ध में शहरी इलाकों को नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा हो, शहरियों को मारा जा रहा हो, तो ऐसे टाइम में उस युद्ध के बीच में युद्ध विराम लाने के लिए, यानी सीज फायर लाने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस के महासचिव अपने इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यह पावर सीधे यूनाइटेड नेशंस के महासचिव के पास नहीं है कि वो युद्ध रोक दें, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उस सिक्योरिटी काउंसिल की स्पेशल मीटिंग बुला सकते हैं जहां यह प्रस्ताव पास होगा या खारिज होगा कि सीज फायर हो। मैं आपको बताऊं, मजेदार बात यह है कि इसके पहले 1971 में इसका उपयोग किया गया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई चल रही थी बांग्लादेश को लेके, तब इसका उपयोग किया गया था। अब इसके मानी क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो संस्था है यूएन, उसने यह मान लिया है कि गजा के अंदर शहरियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, शहरियों के मकान गिराए जा रहे हैं, और इजराइल का जो मकसद है वो आत्मरक्षा नहीं है, सेल्फ डिफेंस नहीं है। अब तक इजराइल सारी दुनिया से यही कहता आ रहा है कि यह युद्ध वो सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ रहा है, हमास को खत्म करने के लिए लड़ रहा है। अमेरिका और जो दीगर देश जो उसके समर्थक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इजराइल हैज अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, मतलब खुद को बचाने का अधिकार है इजराइल के पास। यानी ये पूरा जो युद्ध है वो सेल्फ डिफेंस के नाम पे लड़ा जा रहा है कि 7 अक्टूबर को हमारे ऊपर हमला हुआ है जिसमें 1200 के करीब लोग मारे गए हैं, तो होना यह चाहिए कि हम उसका बदला लेने की बात नहीं संभव है। याद रखिएगा, बदला नहीं ले सकते आप इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से। आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, इजराइल ये कह रहा है कि हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं ताकि आगे हमारे ऊपर ऐसा हमला ना हो सके। अब सेल्फ डिफेंस अगर होता तो योद्धाओं के बीच में लड़ाई होती, दो सेनाओं के बीच में लड़ाई होती, एक तरफ हमास होता और एक तरफ इजराइल होता। लेकिन हो क्या रहा है, मैंने आपको बहुत डिटेल में लगातार बताया है कि लगातार शहरी इलाकों में बंबार्डमेंट हो रहा है, स्कूल गिराए गए, यूनिवर्सिटी गिराई गई, जहां पे सुप्रीम कोर्ट था फलस्तीन का वो गिराया गया, ये सारी चीजें की गई, अस्पताल गिराए गए। दावा ये किया गया अस्पताल के नीचे टनल है, हालांकि उसके सबूत अभी तक खुल के नहीं आए। ये सारी चीजें हो रही हैं जिसमें गजा में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, 12,000 से ऊपर तो बच्चे मारे गए हैं, डॉक्टर्स मारे गए हैं। अभी मैं आपको बताऊं, राइटर्स जो अखबार है ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का जो अखबार है, उसके एक पत्रकार हैं ईसाम अब्दुल्ला। राइटर ने यह खबर दी है कि उनके पत्रकार ईसाम अब्दुल्ला की हत्या हुई है और इजरायली फोर्सेज ने की है। इसके अलावा भी दीगर न्यूज एजेंसीज के तमाम सारे पत्रकार हलाक हुए हैं, पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया है। अल जजीरा के तो कितने ही पत्रकार ऐसे हैं जिनके घरों को जमींदोज किया गया है, जिनके फैमिली मेंबर्स को मार डाला गया है। 12-12, 15-15 लोगों की फैमिलीज पूरी खत्म कर दी गई है, बहुत सारे पत्रकार भी मारे गए हैं। तो ये सारी बातें दुनिया में आ तो रही थी, लेकिन अभी तक अमेरिका और जो दीगर देश, मैं बार बार कहता हूं, जो इजराइल के सपोर्टर हैं और खुद इजराइल लगातार यह कहता रहा है कि यह सब जो हो रहा है वो हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। अब यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने आर्टिकल 99 का प्रस्ताव लाकर बहुत क्लियर कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र इस बात पर नजर बनाए हुए है। और आप जानते हैं कि इसके पहले रेड क्रॉस की जो चीफ हैं
इंटरनेशनल मामलों की जो चीफ हैं रेड क्रॉस की, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था कि गजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, शहरियों को मारा जा रहा है, लोगों को अपने घरों से निकाला जा रहा है। और दुनिया भर के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि असल मकसद है गजा को किसी तरह से खाली कराना। मैंने आपको बताया था कि कैसे गजा के लोगों से कहा गया कि आप खान यूनिस चले जाइए, खान यूनुस अगर आप चले जाएंगे तो वहां पे आप सुरक्षित रहेंगे। फिर जब वो खान यूनुस गए तो वहां पे भी बम्बार्डमेंट होने लगा, फिर वहां से लौट के आए तो जहां पहुंचे वहां भी बम्बार्डमेंट होने लगा। यानी पूरी साजिश ये है कि किसी भी तरह गजा के लोगों से गजा खाली करवा लिया जाए। और मैं आपको बताऊं कि गजा में लगभग 21 लाख लोग रहते हैं, 2.1 मिलियन लोग रहते हैं। और केवल गजा तक यह सीमित नहीं है, इजराइल ने लगातार वेस्ट बैंक पर भी हमला जारी रखा है, वहां के लोगों को भी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। वहां भी कोशिश है कि वहां के जो लोग हैं उनको वहां से बाहर किया जाए। कई सारे पत्रकारों ने यह बात कही है कि अगर वेस्ट बैंक में भी वही काम करता है इजराइल, तो असल में हमास मजबूत होगा, इजराइल के लिए स्थितियां और मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन इन सब से लापरवाह, इन सब से बेपरवाह लगातार इजराइल शहरी इलाकों और शहरियों के ऊपर हमला कर रहा है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऐतिहासिक तौर पर, हिस्टोरिकल तौर पर हुआ यह है कि यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं उन्होंने आर्टिकल 99 का उपयोग करके सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई। अब सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग होनी है, आप जानते हैं वीटो पावर अमेरिका के पास है, वो चाहे तो इसको रुकवा सकता है। कोई भी प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल पास करा ले, सारे लोग सीज फायर के समर्थन में हों, लेकिन अमेरिका और जिन देशों के पास वीटो पावर है, अगर वो नहीं चाहेंगे तो सीज फायर नहीं होगा। अभी तक कम से कम एक देश जो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, वो ये अपील कर रहा है कि सीज फायर का जो प्रस्ताव है उसको पास किया जाए। आप याद रखिएगा, यूएई के अमेरिका से हमेशा बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और ये कमर्शियल रिश्ते भी हैं। यूएई और अमेरिका के बीच में बिजनेस रिश्ते बहुत शानदार हैं और यूएई इस समय इनवाइटेड मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो उस हैसियत से यूएई लगातार कोशिश कर रहा है कि वहां पर प्रस्ताव पास हो जाए। दूसरा, चीन। आप जानते हैं अरब देशों के प्रतिनिधि गए थे चीन के पास और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वहां पे सीज फायर होना चाहिए। बीच में चीन के राष्ट्रपति अमेरिका भी गए थे, वहां बड़े खूबसूरत फोटोग्राफ्स वगैरह आए, लेकिन चीन के राष्ट्रपति लगातार इस पक्ष में हैं कि वहां पर सीज फायर होना चाहिए। तीसरा, रशिया। व्लादिमीर पुतिन अभी गए हुए हैं, अभी मिडिल ईस्ट में ही है, मैंने पिछली बार आपको खबर दी थी। और व्लादिमीर पुतिन लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वहां पर सीज फायर होना चाहिए, ये जो युद्ध है वो गलत है। तो अभी फिलहाल कम से कम 3 देश हमको ऐसे दिखाई देते हैं, यूएई, चीन और रशिया। ये 3 देश हमें ऐसे दिखाई देते हैं जो देश सीज फायर का समर्थन करेंगे। अब अमेरिका का क्या रोल होगा? अमेरिका वहां पर वीटो करेगा या फिर अमेरिका भी सीज फायर के लिए मान जाएगा? यह देखने वाली बात है। हालांकि उम्मीद इसी बात की है कि जैसे पहले उसने हर इस तरह के प्रस्ताव को रोका है, इस बार भी वो रोकेगा। लेकिन मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स के भीतर, अमेरिका के भीतर जिस तरह का दबाव बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे समझ में आ रहा है कि अमेरिकी प्रशासन भी अब इजराइल से परेशान हो चुका है। मैंने पिछली बार बताया था कि कई सारे सीनेटर्स हैं जो इस बात पर बजिद हैं कि वहां पर सीज फायर किया जाए। जब पिछली बार 6 दिनों का सीज फायर हुआ था, उसको और बढ़ाने के लिए बहुत सारे सीनेटर्स ने दबाव डाला था और अभी वहां से ऐसे बयान आए हैं जिससे यह पता लगता है कि यूएस भी कह रहा है कि इजराइल अब लिमिट क्रॉस कर रहा है। उसको बार बार कहा गया है कि सिविलियन इलाकों पर बमबारी ना करे, लेकिन वो सिविलियन इलाकों पर, शहरी इलाकों पर बमबारी कर रहा है और यूएस में इसको लेकर नाराजगी देखी जा रही है। अब यह नाराजगी सिर्फ जबानी होगी जैसी अभी तक रही है, या फिर यूनाइटेड नेशंस की बैठक में बैठकर वो कोई स्टैंड ले पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। मेरी अपनी स्टडी ये है, जितना मैं समझता हूं इन मामलात को, कि यूएस से जबानी बातचीत जितनी भी कर ले, जबानी जितना भी तमाशा कर ले, लेकिन जब वोट देना होगा तो वो इजराइल के पक्ष में वोट देगा। उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं कि ना केवल यहूदी बिडेन साहब को बहुत बड़ा अमाउंट देते हैं चंदे के रूप में, मैंने आपको डिटेल में दिखाया था पिछली बार, बल्कि
वहां की राजनीति पर असर भी बहुत ज्यादा है यहूदियों का। मैंने आपको बताया था कि कैसे एक प्रस्ताव वहां की संसद में पास कराया गया जिसमें कहा गया कि अगर आप एंटी जायनिस्ट हैं, यानी जो विचारधारा है ये है जायनिस्ट विचारधारा जिसका बीबी नेतन्याहू प्रतिनिधि है, जो कहती है देयर इज नो पैलेस्टाइन, अगर आप एंटी जायनिस्ट हैं तो आप एंटी सेमिटिक हैं, यानी आप सारे यहूदियों के खिलाफ हैं अगर आप इजराइल की जो जोर जबरदस्ती है उसका विरोध कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर यहूदियों का विरोधी होना एक अपराध है, अगर एंटी सेमिटिक होना एक अपराध है, तो एंटी मुस्लिम होना अपराध क्यों नहीं है? अगर आप यह कहते हैं कि जायनिस्टों का जो विरोध करेगा वो यहूदियों का विरोधी है, तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो फलस्तीनी अधिकारों का विरोध कर रहा है, जो फलस्तीन की आजादी का विरोध कर रहा है, जो 1947-48 में यूएन के प्रपोजल द्वारा बनाई गई 2 स्टेट थ्योरी के तहत फलस्तीन को दी गई आजादी की मुखालिफत कर रहा है, वो सारे के सारे एंटी मुस्लिम हैं? क्यों नहीं आप ये बात कह रहे हैं? अगर बीबी नेतन्याहू के खिलाफ होना यहूदियों के खिलाफ हो गया, जायनिस्टों के खिलाफ होना अगर यहूदियों के खिलाफ हो गया, तो फिर फलस्तीनियों के खिलाफ होना मुसलमानों के खिलाफ किस लॉजिक से नहीं होगा? यानी ये जो विचारधारा है ये मानती है कि आप हिंदुओं के खिलाफ हो सकते हैं, मुसलमानों के खिलाफ हो सकते हैं, ईसाइयों के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन भैया जायनिस्टों के खिलाफ आप नहीं हो सकते। और सबसे मजेदार है कि जर्मनी जैसा देश जो सबसे बड़ा जिम्मेदार था यहूदियों के यूरोप से निकाले जाने का, जहां पर यहूदियों के साथ होलोकास्ट हुआ, जहां पर सैकड़ों हजारों लाखों यहूदी मार दिए गए, वो आज इजराइल के साथ खड़ा है। वो दुनिया को बता रहा है कि एंटी सेमिटिक होना गलत है, वो दुनिया को बता रहा है कि एंटी जायनिस्ट होना गलत है। भाई किसी भी धर्म के खिलाफ होना गलत है। कोई एंटी हिंदू हो, कोई एंटी मुस्लिम हो, किसी को हिंदुओं की हर बात बुरी लगती हो, किसी को मुसलमानों की हर बात बुरी लगती हो, किसी को ईसाइयों की हर बात बुरी लगती हो, कोई किसी को यहूदियों की हर बात बुरी लगती हो, कोई किसी को सिर्फ इसलिए मारने को तैयार हो कि वो हिंदू है, कोई किसी को सिर्फ इसलिए मारने को तैयार हो कि वो मुस्लिम है, कोई किसी से सिर्फ इसलिए दुश्मनी करे कि वो यहूदी है या ईसाई है, ये विचारधारा ही गलत है। एक लाइन में कहना हो तो धर्म के आधार पर नफरत वाली दुनिया की कोई भी विचारधारा गलत है। लेकिन यह क्या बात हुई कि किसी धर्म के कट्टरपंथी यानी यहूदियों के बीच जो कट्टरपंथी हैं, जायनिस्ट हैं, आप उनकी मुखालिफत को भी, इजराइल की जो बदमाशियां हैं, शैतानी है, उसकी मुखालिफत को आप कह देंगे यहूदियों के खिलाफ है। फिर जो यहूदी लगातार, मैंने बताया था टोरा जुडाइज्म के जो यहूदी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, वो अपने ही मुखालिफ हैं, वो अपने ही विरोधी हैं। जो यहूदी कह रहे हैं बीबी नेतन्याहू गलत है, इजराइल के अंदर जो लोग कह रहे हैं बीबी नेतन्याहू गलत है, वो सब के सब यहूदी विरोधी हो गए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि शैतान की जो मुखालिफत करेगा उसके लिए आप कह देंगे वो पूरी कौम के मुखालिफ है। ये क्या बात होती है? ये तो कोई बात होती नहीं है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कानून पास कराया गया और जर्मनी इन सारी चीजों पर खामोश है। आपकी अपनी गिल्ट है कि आपने यहूदियों को बाहर निकाला था, यह आपकी गिल्ट है। हिंदुस्तान या फलस्तीन या कोई और मुल्क आपसे कहने नहीं गया था कि आप यहूदियों को बाहर निकालो। फलस्तीनी अपने मुल्क में शांति से रह रहे थे, 4% यहूदी थे उनके साथ, 86% मुसलमान थे, 86%, 4% यहूदी थे, 10% ईसाई थे, और सब बड़े शांति के साथ रह रहे थे फलस्तीन में। फलस्तीनी नहीं गए थे आपके पास कहने के लिए कि यहूदियों को निकाल दो, आपने निकाला था। आपकी गलती थी जिसकी वजह से यहूदियों को दर बदर होना पड़ा, मरना पड़ा, होलोकास्ट हुआ, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, यह जर्मनी की गलती थी। और आज जो जर्मनी है अपने उस गिल्ट को छुपाने के लिए, इस डर से कि कोई हमें फिर से यहूदी विद्रोही ना कह दे, फलस्तीनियों के साथ जितना कुछ अत्याचार हो रहा है वो खामोश होकर बर्दाश्त ही नहीं कर रहा है, इजराइल का समर्थन भी कर रहा है। ये इसको आप क्या कहेंगे? ये दरअसल दोमुहापन है। हकीकत यह है कि धर्म के आधार पर नफरत गलत है, इसीलिए हिटलर भी गलत था, क्योंकि यहूदियों से उसने धर्म के आधार पर नफरत की थी, उनके और उनके साथ अत्याचार किया था। और इसी लॉजिक पर बीबी नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट भी गलत हैं, क्योंकि फलस्तीनियों से वो नफरत करते हैं, अरबों से नफरत करते हैं, और इसी नफरत के आधार पर वो उस पूरे इलाके को फलस्तीनियों से खाली कराना चाहते हैं। इसीलिए कोई भी इंसाफ पसंद आदमी ये कहेगा या इंसाफ पसंद औरत ये कहेगी कि उस दौर में जो हिटलर कर रहा था वही इस दौर में बीबी नेतन्याहू कर रहा है। 1930s और 40s में जो अपराध हिटलर ने किया था वही अपराध आज के दौर में बीबी नेतन्याहू कर रहा है। उस समय हिटलर गलत था और आज के दौर में बीबी नेतन्याहू भी गलत है।
तो हुक्मरानों की बात तो मैं बार बार करता हूं कि तमाम जो पश्चिमी मुल्क हैं जो अपने आप को सभ्य कहते हैं, उन मुल्कों के हुक्मरान आंख बंद करके इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और फलस्तीनियों की तबाही को देख रहे हैं। लेकिन दुनिया भर की आवाम में जिस तरह की सरगर्मी हुई है, दुनिया भर की आवाम ने इंटरनेट के थ्रू जो दुनिया भर की तस्वीरें देखी हैं फलस्तीन की तबाही की, और उसके चलते जो हलचल हुई है, जो जुलूस निकले हैं, जो विरोध हुआ है, उसका भी असर हो रहा है। यह बात मैं बार बार कहता हूं और शायद यही वजह है कि इजराइल को फाइनली करीम सलोम क्रॉसिंग खोलनी पड़ी है। यह क्रॉसिंग क्यों खोलनी पड़ी है? क्योंकि इजराइल एक काम यह कर रहा था कि लगातार जो दुनिया भर से मदद पहुंच रही थी, एक तरफ तो तुम तबाही कर रहे हो और दूसरी तरफ जो दुनिया भर से मदद पहुंच रही थी उसको पहुंचने नहीं दे रहा था। जो 6 दिन का युद्ध विराम हुआ था, सीज फायर हुआ था, उसमें कुछ मदद पहुंची थी, लेकिन युद्ध विराम खत्म होने के बाद फिर मदद पहुंचनी बंद हो गई। रेड क्रॉस सोसाइटी की जो इंटरनेशनल मामलात की हेड थी, उनका बयान आया और दुनिया भर में जब अपील की गई तो फाइनली इजराइल ने करीम सलोम जो क्रॉसिंग है वो खोल दी है, जिसके चलते उम्मीद है कि फलस्तीनियों को कुछ मदद पहुंचेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात लगातार इजराइल कर रहा है, जिसकी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वो अब यह कह रहा है कि हम टनल्स में घुस के, जो गजा में टनल्स हैं, उन टनल्स में घुस के हमास का मुकाबला करेंगे, जमीन के नीचे जो टनल्स हैं। अब ये बात कह तो दी है बीबी नेतन्याहू ने, लेकिन इजराइल में खुद इसका विरोध हो रहा है। कारण बहुत क्लियर है कि आप हवा में बहुत सुपीरियर हैं, जहाज लेके जाना और ऊपर से बम गिरा देना और किसी बिल्डिंग को जमींदोज कर देना, धराशायी कर देना बड़ा आसान है। लेकिन टनल में तो भैया 1 बाय 1 जाना पड़ेगा। वो टनल्स ऐसी हैं जिसमें एक साथ 100 लोग नहीं घुसेंगे, एक आदमी होगा, उसके पीछे दूसरा होगा, उसके पीछे तीसरा होगा, और उनका मुकाबला हमास के उन लड़ाकों से होगा जो उन टनल्स को अच्छी तरह से जानते हैं। अभी भी आप जानते हैं कि इजराइल के बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं। ऐसा नहीं कि इजराइल के सैनिक बड़ी आसानी से वहां पर सब कुछ कर ले रहे हैं। अगर बड़ी आसानी से कर ले रहे होते तो अभी तक गजा पे कब्जा हो गया होता। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वहां के एक मिनिस्टर हैं जिनका बेटा वहां पे मारा गया है, जो लड़ने गया था। रोज इजराइल अपने उन सैनिकों और रिजर्व के लोग जो लड़ने गए हैं वहां पे, जो सैनिक तो नहीं है लेकिन युद्ध में जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उनमें जो हलाक हुए हैं, हताहत हुए हैं, उनकी लिस्ट लगातार आती रहती है। इसी लिस्ट में एक नाम वहां के एक मंत्री के बेटे का है। तो नुकसान तो अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी तो आसमान के आप राजा हैं। आपके पास अमेरिका के दिए हुए शानदार युद्धक विमान हैं, आप जा रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, चले आ रहे हैं। जब आप उन नालों में घुसेंगे, उन टनल्स में घुसेंगे, तो आपका मुकाबला सीधा होगा। और इजराइल की जनता को यह डर है कि अपनी गद्दी बचाने के लिए युद्ध छेड़ने वाला बीबी नेतन्याहू कहीं इजराइल के लोगों को, इजराइल के सैनिकों को उन टनल के जाल में ऐसा ना उलझा दे कि बड़ी संख्या में इजरायली मारे जाएं और अंत में कुछ हासिल ना हो। बहुत सारे इजराइल के जो युद्ध एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा है कि यह कदम आत्मघाती होगा। अगर वो ऐसा करता है बीबी नेतन्याहू, तो वो सेना के लिए बहुत खतरनाक होगा और जंग जीतना तो छोड़ दीजिए, हमको भारी नुकसान होगा। लेकिन एक बात कहते हैं कि शैतान जब पागल होता है तो अंत में वो अपना ही नुकसान करता है। सबको लगता है कि हमारे पास हथियार बड़े शानदार हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हिटलर को भी यही लगता था कि सारी दुनिया को कब्जा कर लेगा। अंत में हिटलर खुद मारा गया। अमेरिका को भी लगा था कि अफगानिस्तान में वो जाएगा और जो चाहेगा वो कर लेगा, लेकिन अफगानिस्तान में इतने बरस रहने के बाद उसको वापस ऐसे आना पड़ा जैसे बस डर के मारे चला आया, करने के लिए कुछ नहीं था। वियतनाम गया था किसी जमाने में अमेरिका यही सोचते हुए कि वो इतनी बड़ी एयर पावर है, वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन वियतनामियों ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि वियतनाम छोड़ के अमेरिका को भागना पड़ा था। तो इजराइल को अभी बहुत अहंकार है, उसको लगता है वो कुछ भी कर सकता है। मैं बार बार बता चुका हूं कि बीबी नेतन्याहू की गद्दी खतरे में थी, सरकार जाने वाली थी, युद्ध ने उसे बचा लिया। अब उसे लगता है कि युद्ध जितने दिन जारी रहेगा, अगर हमास को मैं खत्म कर पाता हूं तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं इजराइल में शासन कर सकता हूं। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, वो टनल जो हैं वो इजरायली सैनिकों की कब्र भी बन सकती हैं। इसलिए युद्ध तो हो रहा है, फलस्तीनी तबाह हो रहे हैं, घर टूट गए हैं, बेहद बुरी स्थिति है, रोग का खतरा है, सब कुछ है। लेकिन यह युद्ध वैसा नहीं होने वाला जैसा अब तक रहा है। इस युद्ध के बाद इजराइल को भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मेरा
सबसे बड़ा दर्द यह है कि ये जो कुछ हो रहा है ये बताता है कि दुनिया अपने आप को कितनी भी सभ्य कहने लगी हो, लेकिन आज भी दुनिया में जो पावरफुल देश हैं वो जहां चाहें जैसी चाहें तबाही ला सकते हैं। तमाम बच्चों को, औरतों को, शहरियों को, स्कूलों को, कॉलेजेस को, हॉस्पिटल्स को तबाह कर सकते हैं और यूनाइटेड नेशंस और सारी दुनिया चुपचाप उसको देखती रहती है। मेरा दर्द यह है कि इतनी सारी प्रगति के बाद, इतने सारे विकास के बाद, इतने सारी साइंटिफिक जो हमारी प्रगति हुई है उसके बाद भी हम शांति से, खामोशी से रहना नहीं सीख पाए हैं, अपनी अपनी रोटी खाना नहीं सीख पाए हैं। अपनी रोटी पे हमारी नज़र कम होती है, दूसरे की रोटी पे नज़र ज़्यादा होती है। और इसी लालच ने, इसी पागलपन ने, धर्म के इसी नशे ने पूरी दुनिया को एक ऐसे मकाम पर लाके खड़ा कर दिया है जैसे हम बारूद पे बैठे हों। कहीं भी, कभी भी कोई भी बारूद फट सकता है और सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग तबाह हो सकते हैं। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं यही उनसे कहूंगा कि इंसाफ के पक्ष में, हक की बात के साथ खड़ा होना सीखिए। अपनी रोटी पर नजर रखिए, दूसरे की रोटी पर नहीं। बात सिर्फ युद्ध की मत कीजिए, शांति की बात कीजिए। दुनिया तभी लंबे वक्त तक खुशहाल रह पाएगी अगर दुनिया में शांति रहेगी। अगर इस तरह के युद्ध होते रहेंगे तो जिस तरह के हथियार हमने बना लिए हैं, हम खुद अपनी तबाही का सबब बनेंगे। जैसे नेतन्याहू बन सकता है, जैसे नेतन्याहू काम कर रहा है, वैसे कोई भी कर सकता है और दुनिया तबाही के मुहाने की तरफ जा सकती है। आज के लिए इतना ही। आगे फिर कोई अपडेट होगा तो फिर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वो अपील जो मैं हर बार करता हूं वो फिर से करूंगा कि मैं लगातार कोशिश करता हूं आपके सामने सच बोलने की, कैमरे और सत्ता दोनों की आंखों में आंख डालकर सच बोलने की। यह तभी मुमकिन होगा अगर आप हमारी मदद करेंगे। हमारी छोटी सी टीम है, उस टीम को लगातार चलाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, आपके बीच में रहने के लिए हमें जिस मदद की जरूरत है वो ना तो कोई पूंजीपति देगा, ना कोई सरकार देगी, ना कोई पार्टी देगी, वो आप ही दे सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखिए, सबसे जरूरी है कि उसको दूर तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ के अगर मदद करना चाहते हैं तो हमारा जो पहला कमेंट होता है, पिन कमेंट, उसको खोल के देखिए। आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमें डायरेक्टली आप मदद कर सकते हैं और सुपर थैंक्स तो दे ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया।